नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ रॉड इज 499। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यानी कि ये x जो है हमें दिया है 499 के बराबर। परमिएबिलिटी इन वैक्यूम दिया है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन वैक्यूम इज इक्वल विच इज म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो आपको बताना है कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, यानी म्यू की जो वैल्यू है आपको बतानी है कितनी होने वाली है। तो हमको एक फॉर्मूला मालूम है जो बहुत ही ज्यादा आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये, दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स। तो यहाँ म्यू नॉट हमें दिया है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 एंड 1 प्लस 499 तो कितना आ जाएगा आपके पास 500 इंटू 4 2000 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -7 आपको मिलने वाला है। सो इट विल बी 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 आपको आंसर जो है मिलने वाला है। सो आंसर होगा 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 विच इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल है हमारे पास, एक सीरीज LCR सर्किट में R, L और C इतना इतना है, having the variable frequency, the power dissipated at resonance condition is equal to। तो रेजोनेंस कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो ये जो पूरा सर्किट है ऐसे बिहेव करता है जैसे इसमें कैपेसिटेंस और जो इंडक्टेंस हैं वो हट चुके हों, और उसमें पावर का फॉर्मूला होता है I/RMS का स्क्वायर इंटू R के बराबर। ये होती है हमारे पास पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस, और यहाँ पे जो Z की जो वैल्यू है वो R के बराबर आ जाती है। तो यहां से आप निकाल लीजिए I/RMS विच इज 250 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर इंटू 5। तो यहां से आपको मिल जाएगा 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 से चला गया ये 50 बार और 125 00 आपको आंसर मिल जाएगा। 10 टू द पावर 2 के मल्टीपल में आपको देना है आंसर। सो 125 विल बी योर आंसर। 125 वॉट के बराबर पावर जो है डिसिपेट होने वाली है एट रेजोनेंस। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 22 जुलाई को पूछा गया ये सवाल है, इन अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस एंड अ जनरेटर विद AC, EG इज इक्वल टू EG नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमें इक्वेशन दी हुई है अल्टरनेटिंग EMF की। VC एंड IC आर वोल्टेज एंड करंट, करेक्ट फेजर डायग्राम फॉर सच सर्किट इज। तो यहाँ पे पूरे सर्किट में सिर्फ हमारे पास एक कैपेसिटेंस है और यहाँ पे एक डायरेक्ट सप्लाई लगी हुई है। तो हम जानते हैं कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है 90 डिग्री से। तो करंट जो है वो लीड करेगा वोल्टेज को 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। ये हमारे पास फेजर होने वाला है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को आप रोटेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस करंट को ऐसे बना दीजिए, चाहे आप वोल्टेज को ऐसे बना दीजिए, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होने वाला है। अब कैसे भी इसको रोटेट कर दीजिए, पूरे इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, इसको कैसे भी रोटेट कर दीजिए इस तरीके से, तो ये फेजर जो है हमारा मिलने वाला है। तो यहाँ देख लेते हैं, इस वाले फेजर को देखें तो यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज जो है लीड कर रहा है, तो ये गलत है। ये प्योर इंडक्टिव सर्किट में होता है, यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज ही डिफरेंस नहीं है, तो ये गलत है। वोल्टेज पीछे है, ये करंट जो है आगे है 90 डिग्री से, इसका मतलब ये सही ऑप्शन है। और यहाँ पे वोल्टेज करंट जो है लीड कर रहा है 180 डिग्री से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इस प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा।
तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। जेईई मेन 22 जुलाई को पूछा गया था। पहला इसमें ऑप्शन है, ट्रू डिप इज नॉट मैथमेटिकली रिलेटेड टू अपैरेंट डिप। ये सही नहीं है, एक्चुअल में ये दोनों रिलेटेड होते हैं आपस में, बताऊंगा कैसे। सेकंड ऑप्शन, ट्रू डिप इज लेस देन अपैरेंट डिप। ट्रू डिप इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अपैरेंट डिप। द ट्रू डिप इज ऑलवेज इक्वल टू द अपैरेंट डिप। तो हमें बताना है कि कौन ज्यादा है, कौन कम है और कैसे मैथमेटिकली रिलेटेड होते हैं। तो यहां हम मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक मरीडियन है, ये मैग्नेटिक मरीडियन है, ये प्लेन होता है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का BH और ये वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का BV और इनका जो रिजल्टेंट होता है उसे कहा जाता है नेट मैग्नेटिक फील्ड BNet ड्यू टू अर्थ। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होता है उसे कहा जाता है डिप कहा जाता है। और जब ये पूरा हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं मैग्नेटिक मरीडियन में तो इस डिप को कहा जाता है ट्रू डिप कहा जाता है, ट्रू डिप, ट्रू डिप। और ये कैलकुलेशन जो है की जाती है, ये एंगल जो है कैलकुलेट किया जाता है मैग्नेटिक मरीडियन के अंदर। मैग्नेटिक मरीडियन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का जो इसी प्लेन में होता है का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है उसे ट्रू डिप कहा जाता है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द 10 डेल्टा इज इक्वल टू BV डिवाइडेड बाय BH। BV डिवाइडेड बाय BH इसे कहा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम मैग्नेटिक मरीडियन में नहीं है, हम दूसरे प्लेन में हैं और उस प्लेन का जो एंगल है मैग्नेटिक मरीडियन से वो थीटा के बराबर है या अल्फा के बराबर कह सकते हैं। ये हमारे पास एक दूसरा प्लेन है लाइक दिस और ये एंगल यहां से बना रहा है, लेट्स से थीटा के बराबर एंगल बना रहा है। अब यदि हम यहाँ पे कंपास रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है हमें मिलेगा इस प्लेन के अलावा, दैट विल बी BH cos थीटा के बराबर। BH cos थीटा हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। वर्टिकल कंपोनेंट अभी भी सेम रहेगा BV। तो मैं इस प्लेन को ऐसे दिखा सकता हूं कि ये जो हमारे पास प्लेन है, दूसरा प्लेन, उस प्लेन के हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का विच इज BH cos थीटा है और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो सेम है। तो इस प्लेन में, इस नए प्लेन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B नेट को मैं लिख सकता हूं, B नेट इज इक्वल्स टू BH cos थीटा का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वाला जो एंगल है इस नए प्लेन में इसे अपैरेंट डिप कहा जाता है, इसे अपैरेंट डिप कहा जाता है। और 10 डेल्टा डैश को हम लिख सकते हैं क्या, BV अपॉन BH cos थीटा, BV अपॉन BH cos थीटा। और हम ये बात जानते हैं कि BV अपॉन BH की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 10 डेल्टा के बराबर है। तो यहां से लिखा जा सकता है द 10 डेल्टा डैश इज इक्वल टू 10 डेल्टा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ऐसे इसे लिखा जा सकता है। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हमारे पास अपैरेंट, अच्छा एक चीज और कि cos थीटा की जो वैल्यू है हम जानते हैं कि हमेशा ये 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। तो ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा ज्यादा होने वाली है 10 डेल्टा से। 10 डेल्टा से क्वांटिटी ज्यादा होने वाली है, इसका मतलब 10 डेल्टा डैश मस्ट बी ग्रेटर देन 10 डेल्टा, ठीक है। बराबर भी हो सकते हैं वैसे, फिर वो प्लेन सेम हो जाएगा। तो अपैरेंट डिप इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल डिप, यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो ट्रू डिप इज लेस देन अपैरेंट डिप, तो ये बी ऑप्शन जो है हमारा सही आ जाता है। फॉर्मूला आपको पता लग ही गया है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कुछ ऐसा, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करवाना है। तो यहाँ एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं, ए का सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बी में फर्स्ट 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 थर्ड, सी में फोर्थ थर्ड फोर्थ सेकंड और इसमें थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट। तो यदि मैं डी ऑप्शन को मैच करवाऊं तो यहाँ चारों अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो मैं एक बार में ही आंसर निकाल सकता हूं। तो चलिए डी की तरफ चलते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब होती है तो करंट इज इन फेज विद ईएमएफ। तो हम जानते हैं कि एक्सएल जो है वो एक्ससी के बराबर हो जाता है और करंट और वोल्टेज जो है, और यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि cos फाई जो है हो जाता है r, cos फाई का फॉर्मूला r अपॉन z, और रेजोनेंस में z की जो वैल्यू है r के बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये r अपॉन r कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, और फाई की वैल्यू हो जाती है 0 के बराबर। इसका मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन सही बैठ रहा है डी के लिए। अब क्योंकि हम एक ही ऑप्शन से पूरे 4 ऑप्शंस का काम करने वाले हैं तो एक बार इनको भी चेक कर लेते हैं। करंट लैग्स नहीं, मैक्सिमम करंट अकर्स
मैक्सिमम करंट अकर्स एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये सही बात है कि इंपीडेंस जो है वो मिनिमम हो जाता है इस समय, तो मैक्सिमम करंट हमें मिलता है। तो थर्ड ऑप्शन भी इसका सही है। डी ऑप्शन की बात करें कि करंट लीड्स द ईएमएफ, नहीं। तो हमें डी का फर्स्ट भी मिल रहा है, करंट इज इन फेज विद ईएमएफ, हाँ, और मैक्सिमम करंट अकर्स, थर्ड भी मिल रहा है। तो फर्स्ट भी ठीक लग रहा है, थर्ड भी ठीक लग रहा है, ये क्या दिक्कत है? हो सकता है ऑप्शंस लिखने में कुछ गलती हुई हो, तो हम दूसरी तरफ चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ए चेक करते हैं। ए आपसे कहता है ओमेगा एल विच इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन एक्सी। अब एक्सएल ज्यादा है एक्सी से, इसका मतलब वोल्टेज लीड करेगा करंट से। तो वोल्टेज लीड कहां कर रहा है और करंट लैग कर रहा हो, या फिर ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ए का सेकंड ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। तो यहां मिलाइए, ए का सेकंड कहां मैच करेगा? तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसका मतलब इन या इनमें से आंसर है। और हम ये पहले ही पता लगा चुके हैं कि डी के अकॉर्डिंग थर्ड होना चाहिए या फर्स्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे टिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देंगे। एक बार बी को भी चेक कर लेते हैं। बी कहता है कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है। तो ये भी एक रेजोनेंस की कंडीशन है। तो बी का भी फर्स्ट या थर्ड में से आंसर होना चाहिए। बी का फर्स्ट या थर्ड, बी का फर्स्ट दिया है इसमें, ओके। सी की बात करें, ओमेगा एल इज लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि जो एक्स सी की जो वैल्यू है वो ज्यादा है एक्सएल से। इसका मतलब यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब सी का फोर्थ हमें मिलना चाहिए। तो सी का फोर्थ हमें मिल रहा है इस वाले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन ही सही यहाँ पे हो जाएगा। और बी में फर्स्ट या थर्ड भी हो सकता है और डी में थर्ड या फर्स्ट ही हो सकता है। तो चारों जो सबसे सटीक आंसर है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है। सवाल है हमारे पास 25 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। सवाल कहता है इंडक्टर ऑफ 10 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट बैटरी थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 10 किलो ओम। तो यहां हमारे पास एक इंडक्टर है और ये एक रेजिस्टर से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है इस तरीके से। रेजिस्टेंस पता है हमें, इंडक्टेंस पता है, बैटरी का ईएमएफ पता है। स्विच को क्लोज कर दिया जाता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन मैक्सिमम करंट इज सेट अप इन द सर्किट। अब देखिए, जब बहुत टाइम तक इसे क्लोज रखा जाएगा तो हम जानते हैं कि इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा स्टेडी स्टेट पे, दैट विल बी ई बाय आर। ई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू पता है, तो हमें स्टेडी स्टेट पे करंट पता चल गया। सेटअप इन द सर्किट, द करंट इज स्विच्ड ऑफ। करंट जो है स्विच ऑफ कर दिया जाता है। द करंट इन द सर्किट आफ्टर 1 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू दिस मच मिली एम्पियर, देन एक्स इज इक्वल टू आपको बताना है। तो यहाँ पे करंट इज स्विच्ड ऑफ का मतलब है कि बैटरी में कुछ ऐसा हमारे पास है फंक्शन जिससे ये बैटरी एनर्जी सप्लाई नहीं करती है। ये बैटरी जो है एक तरीके से ये हट जाती है यहाँ से, ये कहती है यार मैं अब नहीं खेल रही आपके साथ, अब सिर्फ सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टर जो है वो जुड़े हुए हैं और कुछ नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब ऑलरेडी ये इंडक्टर चार्ज है और यहाँ पे रेजिस्टर के साथ लगा हुआ है तो करंट टाइम के साथ डिक्रीज होने लगता है और वो करंट की इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। इस तरीके से करंट जो है वो डिक्रीज होता है इस पूरे सर्किट में। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम करंट कितना है, E बाय आर के बराबर। और करंट हम कितना चाहते हैं, करंट ही पूछा है कितना हो जाएगा। I इज इक्वल टू E बाय आर मैक्सिमम करंट, E रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ R। R की वैल्यू है हमारे पास 10 इंटू 10 टू द पावर 3, टाइम है 1 माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड यानी 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय L। L की जो वैल्यू है हमारे पास 10 मिली हेनरी है, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 2। सो 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर 2 बन जाएगा, 10 टू द पावर 3 प्लस 2 5 प्लस 6, तो ये e की पावर माइनस 1 बन जाएगा। सो e बाय r इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस 1 हमारा आंसर होने वाला है। सारी वैल्यूज रखिए, e कितना है हमारे पास, e इज 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 10 किलो ओम, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 और यहाँ पे e की पावर माइनस 1 जो है वो 0.37 के बराबर है, 0.37। तो ये आपको मिल जाएगा, 0 यहाँ कर दीजिए 3.7 और 37 दूनी 74, 7.4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4, सो इट्स 7.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आपको ये देना है x अपॉन 100 मिली एम्पियर, तो ये 74 अपॉन 100 जो है 1000 जो है, अच्छा x अपॉन 100 मिली एम्पियर,
x अपॉन 100 मिली एम्पियर करना है। तो ये हमने क्या किया है, v अपॉन 10 किलो ओम 0.37 है, 0.37 लिख दिया। तो ये 3.7 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख दिया। और यहां से काम करिए इसको, यहाँ पे 10 से हटाइए, 10 नीचे डिवाइड कीजिए 74 बन जाएगा, और यहां से 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 100 बन जाएगा। सो इट विल बी 74 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन गया आपके पास मिली एम्पियर। तो 74 बाय 100 मिली एम्पियर जो है हमारा आंसर मिल जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 74 के बराबर। सवाल है हमारे पास ये 25 जुलाई को पूछा गया था। सवाल कहता है आपसे, सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ रेडियस 1 मीटर, 1 मीटर उसका रेडियस है, कंडक्टिंग कॉइल है, सर्कुलर है, is being heated by the charge, heated by a change of magnetic field B passing perpendicular to the plane in which coil is placed। तो कॉइल जिस प्लेन में रखा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। The resistance of the coil is 2 micro ohm. The magnetic field is slowly switched off. मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। तो कहते हैं such that its magnitude changes in time as this। तो इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड को हम जीरो कर देते हैं लास्ट तक, इस तरीके से डिक्रीज होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी डिसिपेटेड बतानी है कॉइल के द्वारा बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ कंप्लीटली, कि जब टोटल ये मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ हो जाएगा तो आपको बताना है कि टोटल कितना हीट जो है डेवलप होगा। तो पहले तो ये निकालते हैं कि कितने समय में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जीरो हो जाएगा। तो इसको जीरो के बराबर कर देते हैं इस इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहां से ये वाली जो क्वांटिटी है ये जीरो बन जाएगी। तो आपको टी की जो वैल्यू है मिलने वाली है 100 के बराबर। 100 सेकंड में इसको मान लेता हूं, वैसे दिया होना चाहिए कि टाइम कितने सेकंड में है ये टी, तो मैं टी बाय डिफॉल्ट इसको सेकंड में मान रहा हूं। तो टाइम जो है 100 सेकंड पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और 0 से 100 सेकंड तक ये लगातार डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने से मैं कह सकता हूं फ्लक्स जो है विच इज b इंटू पाई आर स्क्वायर, ये भी चेंज हो रहा होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है विच इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर विच इज एरिया विच इज कांस्टेंट, डीबी बाई डी टी कितना आएगा बेटा, डीबी बाई डी टी कितना आएगा, ये कांस्टेंट तो है ही, ये इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन -1 बाय 100, तो आपको ये मिलेगा 4 बाय पाई इंटू 10 टू द पावर 3 और यहाँ पे मिलेगा आपको 1/100। तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है ईएमएफ इंड्यूस्ड का। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, रेडियस 1 मीटर है, 1 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -2, सो इट्स 4 इंटू 10 टू द पावर -5 आपको यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाता है। आप करंट निकालना चाहें इस सर्किट में, इस लूप में करंट निकालना चाहें तो E बाय R कर सकते हैं। सो 4 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रो ओम, सो विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 20 एम्पियर करंट हमें मिल जाता है। हीट आपको निकालना है, एक प्योरली रेजिस्टिव जो है रेजिस्टर वायर है, तो यहाँ पे I स्क्वायर RT आप कर सकते हैं। I स्क्वायर RT आपको यहाँ से हीट जो है मिल जाने वाला है। I की जो वैल्यू है 20 एम्पियर के बराबर है। 20 एम्पियर का स्क्वायर 20 इंटू 20 इंटू रेजिस्टेंस 2 माइक्रो ओम, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, टाइम कितना है 100 सेकेंड। सॉल्व करिए इसे, 1 2 और 3 और 4, ये बन गया आपके पास -2, 2 4 8 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल जो है आपको हीट यहाँ पे डिसिपेशन मिलने वाला है। 8 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इसको 80 मिली जूल आप लिख सकते हैं। 80 मिली जूल हमें आंसर जो है मिल जाएगा, 80 मिली जूल। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलिए। 25 जुलाई को पूछा गया था, द वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम ससेप्टिबिलिटी इज दिस। एल्यूमिनियम की ससेप्टिबिलिटी जो है वो आपको दी हुई है 2.2 इंटू 10 टू द पावर -5। परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ द स्पेस विद इन द करंट कैरिंग टोरॉइड इज फिल्ड विद एल्यूमिनियम इज x बाय 10 टू द पावर 4। अब हम क्या करते हैं कि हम एयर था पहले टोरॉइड के अंदर, अब उसके अंदर एल्यूमिनियम भर दिया जाता है। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितने % से चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं कि टोरॉइड के लिए, सोलेनॉइड के लिए, किसी भी चीज के लिए बात करें मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोपोर्शनल होता है म्यू नॉट से। जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनमें हर जगह मीडियम जो है एयर होता है, लेकिन कायदे से यदि बात करें कोई मीडियम यदि आ जाता है तो बी जो है वो प्रोपोर्शनल होने वाला है म्यू। तो जब एयर था तो बी जो था B1 मान लेता हूं इसको मैं, वो म्यू नॉट के प्रोपोर्शनल था।
कह सकते हैं k इंटू म्यू नॉट के बराबर था, B1 इज इक्वल्स टू k सम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का इंटू म्यू नॉट, और जब फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो चुका है k इंटू म्यू के बराबर। और म्यू नॉट में रिलेशन हम जानते हैं क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस x, ये रिलेशन सब लोग जानते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट इंटू एक्स। तो हमें परसेंटेज चेंज निकालना है मैग्नेटिक फील्ड में, कितना आएगा, तो यहां से परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाय B1 इंटू 100। तो यहां से आप लिखिए B2 विच इज k टाइम्स म्यू और माइनस k टाइम्स म्यू नॉट डिवाइडेड बाय k टाइम्स म्यू नॉट इंटू 100। तो यहाँ k जो है, k से k आप हटा दीजिए इसको, तो आपको मिलेगा म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू 100। तो यहाँ से देखिए म्यू माइनस म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट x के बराबर है, सो इट विल बी म्यू नॉट x डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू 100। म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, x इंटू 100 हमारे पास आंसर आ जाता है, x इंटू 100। x की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 100। तो ये 0 0 10 टू द पावर माइनस 3 आपको मिल जाएगा। सो 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आपको मिलने वाला है परसेंटेज 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, या इसे 22 अपॉन 10 टू द पावर 4 भी लिखा जा सकता है। तो आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू 22 हमें मिल जाती